नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं लालचंद मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में संविधान संशोधन। इस टॉपिक के तहत अपन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम अध्ययन करेंगे कि भारत में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और दूसरे भाग में अब तक भारत में हुए महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि किसी भी देश का संविधान स्थायी नहीं होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। उसी दृष्टि से संविधान में भी समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है। अर्थात संविधान अपने आप में एक जीवंत दस्तावेज है, कोई स्थायी या स्थिर दस्तावेज नहीं है। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज उस संविधान को बने हुए लगभग 72 वर्ष हो गए हैं। तो इस दौरान राजनीतिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया है। जो चीज़ें अव्यावहारिक हो गई है या अनुपयोगी हो गई है, उसको संविधान से हटाया गया है, या कुछ नई चीज़ें जो पहले से विद्यमान है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो इस दृष्टि से संविधान में संशोधन होते रहे हैं और अब तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। जहाँ तक हम संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो जिन देशों में संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया देश के साधारण कानून जो बनाए जाते हैं उनके अनुसार ही अगर परिवर्तन किया जाता है, उन प्रक्रिया के तहत परिवर्तन किया जाता है, तो उस देश के संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। किंतु यदि संविधान में संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात साधारण कानूनों से भिन्न विशेष प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, उस देश के संविधान को हम कठोर संविधान की संज्ञा देते हैं। अर्थात लचीला संविधान और कठोर संविधान का तात्पर्य यह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उस संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात संविधान को सरलता से अगर परिवर्तन किया जाता है वो साधारण संशोधन की प्रक्रिया है, और विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन किया जाता है, किसी प्रावधान को संविधान में जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, तो उसको हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। लचीले संविधान का उदाहरण हम ब्रिटेन को देखते हैं। वहाँ संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को संविधान का अंग बना सकती है। दूसरी ओर कठोर संविधान की हम बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, जहाँ विशेष प्रक्रिया के तहत, अर्थात वहाँ की जो कांग्रेस है वो अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उस कांग्रेस के साथ साथ वहाँ के जो राज्य है, प्रांत है, उनका भी अनुसमर्थन आवश्यक है। अर्थात 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तभी संविधान में संशोधन होता है। तो इस प्रकार अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। जहाँ तक भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान लचीलापन और कठोर दोनों का मिश्रण है। यहाँ संविधान के कुछ प्रावधान ऐसी है जिसको साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसी है जिसको विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, और कुछ प्रावधान ऐसे भी है जहाँ विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। यद्यपि हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन जो तीसरा प्रकार का जो संशोधन है साधारण बहुमत से, अर्थात संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के आधे से अधिक से किसी परिवर्तन करते हैं किसी प्रावधान को, वो साधारण बहुमत से संशोधन कहा जाता है। जो पहले प्रकार का जो संशोधन है वो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। संविधान के ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिसमें अनुच्छेद 2, 3 और 4 जिन नए राज्यों का संघ में प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण,
राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। तो इन प्रावधानों को साधारण बहुमत से संसद परिवर्तित कर सकती है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडलों में उच्च सदन के निर्माण की जब हम बात करते हैं या उनके अंत की बात करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 169 में जिसका प्रावधान किया गया है, उच्च सदन अर्थात विधान परिषद। तो उन किसी राज्य में विधान परिषद, भारत के ज़्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है जो विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो किसी अन्य राज्यों में विधान परिषद जो उच्च सदन है उनको बनाना है, या विद्यमान राज्यों में जहाँ विधान परिषद है उनको समाप्त करना है विधान परिषद को, तो वो संशोधन भी संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडलों के संबंध में जो प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल बनाना है, तो उनके संबंध में भी संसद साधारण बहुमत से संशोधन करके इस प्रकार विधानमंडलों का प्रावधान कर सकती है। जो हम अभी चर्चा की है साधारण बहुमत से संशोधन के कुछ प्रावधानों की, तो उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें इनका उल्लेख नहीं है। इन अनुच्छेदों में संशोधन की शक्ति स्वयं संबंधित अनुच्छेदों में ही दी गई है। जो उन संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया जो बताई गई है उसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे प्रकार का संशोधन और तीसरे प्रकार का, अर्थात विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन की बात आती है। तो संविधान में संशोधन का एक बड़ा भाग संसद विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। अर्थात विशेष बहुमत का यहाँ तात्पर्य है कि संसद में उपस्थित और भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का, यहाँ संसद का तात्पर्य राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग बहुमत से है। अर्थात किसी भी संविधान में संशोधन करना होता है तो राज्यसभा में अलग पारित उस प्रस्ताव को पारित करना होता है और लोकसभा में अलग पारित करना होता है। तो विशेष बहुमत का यहाँ तात्पर्य यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अलग अलग सदस्यों का जो उपस्थित और मतदान में जो सदस्य भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो वहाँ कुल सदस्यों का बहुमत का अर्थ है कि आधे से एक अधिक, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का आशय है कि जैसे 300 सदस्य संसद में उस लोकसभा में उपस्थित हुए हैं तो उनमें से कम 200 सदस्य उस विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में अपना मत दे। तो इस प्रकार का जो विशेष बहुमत है उसके माध्यम से संविधान के एक बड़े भाग में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। जो तीसरे प्रकार का संशोधन है वो विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। इसका उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद में उसको राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनका अनुमोदन कर दिया जाता है। तो उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर वो संविधान संशोधन माना जाता है। तो इस प्रक्रिया के तहत संविधान में जो कुछ उपबंध है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति की जो सीमाएं हैं, इसके अलावा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो दी गई है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुबंध है, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुबंध है। इसके अलावा विधायी शक्तियों का जो वितरण किया गया है संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक। इसके अलावा 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समूहवर्ती सूची है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, अर्थात संघ सूची के विषय को राज्य सूची में देना या राज्य सूची के विषय को संघ सूची या समूहवर्ती सूची में सम्मिलित करना होता है। तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है, इसके अलावा स्वयं अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया बताई गई है, तो उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होता है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ
कम से कम आद्य राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक होता है। अर्थात यहाँ संघात्मक व्यवस्था के जो भारतीय संविधान में जो लक्षण हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं, अर्थात राज्यों की विधानमंडलों का, राज्यों का भी इसमें महत्व बन जाता है। अब हम तुलना करते हैं भारत में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया उसकी ब्रिटिश और अमेरिकी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया उससे कितनी भिन्नताएं हैं। जहाँ तक हम ब्रिटेन संसद की बात करते हैं तो प्रभुत्व संपन्न संस्था है, इसलिए वह पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा बदल सकती है। भारत में संसद संविधान के कुछ ही उपबंधों को, जैसा कि हमने चर्चा की है, संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन के जो प्रथम प्रकार की, जिसमें साधारण बहुमत से संसद संशोधित कर सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य में जो उच्च सदन है उस का निर्माण करना, उनका अंत करना, उनसे संबंधित जो परिवर्तन है वो साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। लेकिन संविधान विशेष जो भाग है उसमें विशेष बहुमत अथवा विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। विशेष बहुमत के साथ साथ है आद्य राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। लेकिन जहां हम अमेरिकी व्यवस्था से तुलना करते हैं तो भारत के संविधान संशोधन की, तो भारत के संविधान में एक बड़े भाग को संसद अकेले ही, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा अकेले ही परिवर्तित कर सकती है, राज्यों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम तीसरे संशोधन की प्रक्रिया में देखा है, कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर जिसमें राज्यों की आद्य राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है, उनको छोड़कर बाकी बहुत सारे प्रावधानों को संसद अकेले ही संशोधित कर सकती है। लेकिन अमेरिका संविधान की जहां हम बात करते हैं तो कांग्रेस अकेले कोई भी संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, वहां के जो राज्य है उनका अनुसमर्थन आवश्यक होता है। इसके अलावा भारत में केवल आद्य राज्यों के विधान में कुछ प्रावधान जो राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है तो उसमें केवल आद्य राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से ही संशोधन किया जा सकता है। जबकि अमेरिका में कोई भी संशोधन परिवर्तित करना है तो वहाँ के राज्यों का 300 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके अलावा एक और भिन्नता हम अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में देखते हैं तो भारत के संविधान में जो संशोधन से संबंधित जो मामले हैं उसमें राज्यों को पहल करने का अधिकार नहीं है, अर्थात कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। राज्य अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसके विपरीत जब हम अमेरिकी संविधान की हम बात करते हैं तो अमेरिकी संविधान में राज्यों की तरफ से भी किसी भी संविधान में संशोधन करना होता है तो उसकी तरफ से भी कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक और जो भिन्नता है संविधान में संशोधन की, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में अथवा संसद और राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के बाद में प्रत्येक संशोधन के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। तो अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अर्थात वहाँ की कांग्रेस और उनके राज्य मिलकर ही संविधान में संशोधन करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वहाँ कोई भी संविधान संशोधन विधेयक नहीं जाते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इन संविधान संशोधनों की समीक्षा की तो अमेरिका के संविधान की तरह ही भारत में भी समस्त जो संवैधानिक संशोधन होती है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। केशवानंद भारती के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी संशोधन को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के आधिकारिक या मूल ढांचे के प्रतिकूल है। जो मामला केशवानंद भारती का जो निर्णय आया 1973 में, उसमें ऐसा कहा गया था निर्णय में कि संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है मूल अधिकारों सहित, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो उस आधार पर किसी भी प्रकार के संविधान जो संशोधन किया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायालय उनकी पुनरावलोकन कर सकता है। जो संविधान के प्रतिकूल है, संविधान के मूल ढांचे के जो प्रतिकूल संशोधन अगर संसद में किया गया है तो उनको हमारी न्यायपालिका उनको निरस्त कर सकती है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान में अब तक हुए प्रमुख संशोधनों की। पिछले 72 वर्षों में संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। उनमें एक एक करके कुछ प्रमुख संवैधानिक संशोधनों के बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ था।
तो इस संविधान संशोधन का जो लक्ष्य था वो सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा में था। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में जो समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, उनमें अनुच्छेद 15 के खंड 4 को जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं देने से संबंधित प्रावधान किया गया। अर्थात जो आरक्षण की व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इन अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सुविधा दी गई है आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से, और उसको संविधान में समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार इसी संशोधन में अनुच्छेद 31 में कुछ प्रावधान जोड़कर विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को नवी अनुसूची के रूप में संविधान में सम्मिलित करके उसे न्यायपालिका की परिधि से बाहर कर दिया गया। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो एक नई अनुसूची, नवी अनुसूची जोड़ दी गई, और इस अनुसूची में इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में कोई भी प्रावधान डालने के बाद में न्यायपालिका उसकी किसी भी प्रकार की समीक्षा नहीं कर सकती। हालांकि बाद में न्यायालय ने इस अनुसूची को भी न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि में सम्मिलित कर दिया उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय में 2007 में। लेकिन उस समय जो नवी अनुसूची जोड़ी भूमि सुधार से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए, उनको इस अनुसूची में डालकर न्यायिक पालिका की परिधि से बाहर किया गया था। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो यह संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम स्वयं एक संविधान था जिसके तहत 59 प्रावधान थे। यह सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन अधिनियमों में भी माना जाता है, और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना से लेकर पूरे संविधान में आधारभूत संशोधन किए गए। जैसा कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार इन 3 शब्दों का प्रस्तावना में नए शब्द जोड़कर उल्लेख किया गया। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को भी इस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से ज़्यादा प्राथमिकता दी। इसके अलावा इस संविधान संशोधन द्वारा ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल में भी वृद्धि की गई, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वापिस 6 वर्ष के बजाय 5 वर्ष लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल कर दिया गया। और इसी संविधान संशोधन अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियाँ हैं उनको भी सीमित किया गया। इसके अलावा हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मूल कर्तव्य जो उस समय 10 थे और बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, तो 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख भी इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का जो अधिकार दिया गया है, जो मूल अधिकारों में है, उनको मूल अधिकारों से निकाल दिया गया। अर्थात हमारे मूल संविधान में 7 जो मूल अधिकार थे, उनमें जो संपत्ति का अधिकार था, 6ठा संविधान मूल अधिकार, उसको मूल अधिकारों से निकालकर एक कानूनी अधिकार में जगह दे दी गई। अर्थात अब उसके बाद भी मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई। और इसके साथ ही अनुच्छेद 19 में जो संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई उसको भी समाप्त कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता देता है, तो उन मूल अधिकारों को आपातकाल में भी स्थगित न किए जाने की व्यवस्था इस संशोधन के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो संविधान में अनुच्छेद 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है, जिसमें मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है, उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है,
कर दिया गया था वो वापस 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष से इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 52वां संविधान संशोधन है, जो दल बदल से संबंधित है। तो इसके तहत चूंकि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है और जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ या पद लालसा के कारण एक दल से विजित होकर दूसरे दल में जहाँ कहीं भी उनको लाभ मिलता है दूसरे दल में चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया, जो दल बदल को रोकने से संबंधित व्यवस्था की गई। इसके तहत संसद या राज्य विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति की भी बात कही गई है। अगर कोई स्वेच्छा से अपने दल से त्याग पत्र कोई सदस्य दे देता है या यदि कोई सदस्य अपने दल के व्हिप के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अर्थात व्हिप जारी होने के बाद में अगर वोटिंग हो रही है किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर, तो अगर वो उसके बावजूद वो विपक्ष में वोट देता है, अपने दल के विरुद्ध वोट देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, इसी प्रकार यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है या यदि कोई किसी सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जैसा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो मनोनीत सदस्य अगर शपथ लेने के 6 महीने के बाद ही किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार अगर कोई करता है तो उसकी सदस्यता लोकसभा या राज्यसभा से या संसद या विधानमंडल की सदस्यता से उसको वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन में कुछ अपवाद भी है। यदि किसी दल के 1/3 या उससे अधिक सदस्य मूल पार्टी से अलग हो जाएं तो इसे दल बदल माना जाएगा और ऐसी दशा में पार्टी छोड़ने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अर्थात जो 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल को रोकने से संबंधित था उसमें कुछ अपवाद भी छोड़े गए। उदाहरण के लिए अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 10 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं तो उसमें 4 सदस्य एक साथ किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो दल विभाजन माना जाता है और उस पार्टी छोड़ने के बावजूद उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। हालांकि बाद में संविधान में एक और संशोधन करके इस पर भी चूंकि इसका बार बार दुरुपयोग हो रहा था तो इसमें भी कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मताधिकार की आयु जो न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 1989 में 61वां संविधान संशोधन में 18 वर्ष कर दी गई है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन है वो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में किए गए। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देने। तो 73वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें एक नया भाग 9 क जोड़ा गया और उसके साथ ही साथ एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। इन दोनों संशोधनों के बाद ग्रामीण और शहरी ग्रामीण इकाइयों जैसे पंचायती राज संस्थाएं में पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद और नगर पालिकाएँ आदि को संवैधानिक शासन का अनिवार्य अंग बना दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर इनमें समरूपता लाई गई है। अर्थात पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था को समान रूप से, भले ही इनके संस्थाओं के नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो स्तर बनाया गया है, त्रिस्तरीय जो ढांचा बनाया गया है पंचायती राज संस्थाओं में या नगर पालिकाओं में, हालांकि त्रिस्तरीय ढांचा नहीं है लेकिन नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं तो उनका संवैधानिक उनको जो अधिकार मिलते हैं उनमें जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो इन संशोधनों के माध्यम से निश्चित कर दी गई है। उनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया है। महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान भी इन संस्थाओं में किया गया है।
अब बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन की। इस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की अनिवार्यता की बात कही है और उसका प्रावधान, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 क जोड़कर मौलिक अधिकारों में इनका स्थान दिया गया है। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों में जो मंत्री परिषद होती है, चूँकि बड़ी बड़ी जैसे जैसे देश में एक क्षत्रिय पार्टी का शासन समाप्त हुआ और गठबंधन सरकारें बनने लगी, तो इन सभी राजनीतिक जो गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को खुश करने के लिए बड़े बड़े मंत्रिमंडलों का निर्माण होने लग गया। तो इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए तो इसमें 91वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम आकार निचले सदन, अर्थात जब हम केंद्रीय सरकार की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यों की बात करते हैं तो विधानसभाओं की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद बड़ी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो यहाँ अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 30 व्यक्ति मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रावधान इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा देश में जो दल परिवर्तन की जो बढ़ती घटना है, जिसका हम उल्लेख 92वें संविधान संशोधन में रोकने का प्रयास किया गया, तो उसमें कुछ अपवादों के कारण राजनीतिक दलों के जो सदस्य थे उनका दुरुपयोग करने लग गए। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की जो धारा 3 थी, जिसमें उल्लेख किया गया दल विभाजन की बात कही गई थी, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। इसमें प्रावधान था कि राजनीतिक दलों के 1/3 या उससे ज़्यादा सदस्य अगर दल को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती और यह दल विभाजन समझा जाएगा और उनके सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगी। अब यह प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है, अर्थात 1/3 सदस्य भी अगर एक साथ एक पार्टी को, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो यह भी दल बदल माना जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 101वां संविधान संशोधन। आज हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं GST, अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये प्रावधान जो देश के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो अप्रत्यक्ष कर लिए जाते थे, उन सबको समाप्त करके पूरे देश में एक प्रकार की कर प्रणाली को लागू करने के लिए GST का प्रावधान किया गया। वो 101 संविधान संशोधन के द्वारा 103वां संविधान संशोधन जो हाल ही में किया गया है, जिसके तहत जो सामान्य वर्ग के, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति थे, उनको, जिसका संक्षेप नाम हम EWS कहते हैं, उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान केंद्रीय सेवाओं में किया गया है। और अंतिम जो संशोधन अब तक जो 104 संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, उसमें संविधान में जो प्रावधान किया गया था मूल संविधान में कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनयन का जो लोकसभा में मनोनयन होता है, तो उनके प्रावधान को भी हटा दिया गया है। अब राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में आधार पर उनका मनोनयन किया जाता है, वो यथावत है। लेकिन जो एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 सदस्यों का जो मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, तो उसका प्रावधान भी अब हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में गिना जाता है, तो 1950 से लेकर अब तक 2022 तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसका तात्पर्य, जब हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं तो पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से संविधान बने हुए हो गए और अब तक केवल 26 संशोधन हुए हैं। तो इस दृष्टि से अमेरिकी संविधान की बजाय भारत का संविधान एक कुछ लचीला संविधान मालूम पड़ता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसी अनुसार संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक है। संविधान कभी जड़ नहीं हो सकता। अगर इस स्थिति में होगा तो देश
आगे बढ़ जाएगा और व्यवस्था पीछे रह जाएगी, जिससे जैसा कि हम अन्य देशों, जो हमारे पड़ोसी देशों, श्रीलंका की बात करते हैं, ने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इन देशों में बार बार संविधान बने, लेकिन भारत का संविधान आज भी जो 1950 में लागू हुआ वो आज भी विद्यमान है। तो इनके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान ने उन्हीं के अनुरूप डालने का काम किया, जिसके कारण हमारा संविधान आज तक बना हुआ है। किसी प्रकार के नए संविधान, पूर्ण रूप से नए संविधान की बात नहीं आई। यही हमारे संविधान के जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमारा संविधान आज भी वही विद्यमान है। और जिसमें कोई कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हुई उसको हमारी संसद ने उसी के अनुरूप डालने का प्रयास किया है। धन्यवाद।